और इसके अलावा जो इसमें स्किल देखी लोगों ने, जो गुस्सा देखा, जो एक आत्मविश्वास देखा नक्सल जो उसके प्रति, संगठन के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति, इसके चलते इसे चाइना में, जापान में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। बस्तर में जो इसका गांव है, मुश्किल से वहाँ पर 40 जो घर है, इसकी बस्ती जो है पूर्ति, वहाँ पर ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, सालों तक ये अंधेरे में रहते थे, झिरिया का पानी पीते थे। इन्होंने कभी बिजली की तार नहीं देखी, कभी हैंडपंप नहीं देखा, कभी लाइट नहीं देखी, कभी रेडियो नहीं देखा। ऐसे इनका ब्रेन वॉश करना नक्सलियों के लिए जो है वो बेहद आसान होता है। उसके लिए सरकार को दोषी ठहराना, सामंतवाद को दोषी ठहराना, पूंजीवाद को दोषी ठहराना कि इन लोगों ने तुम्हारा शोषण किया है, इन लोगों ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया है। जगह जगह पर वहाँ पर जो आईडी लगे हुए हैं, आप पैर रखते हैं ब्लास्ट हो जाता है। आप उनकी टेक्निक नहीं जानते कि कहाँ पर रखा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों में 3 दशक तक आतंक का पर्याय बने हिडमा का आखिरकार एनकाउंटर हो गया। और ना सिर्फ हिडमा मारा गया, बल्कि हिडमा की पत्नी और 6 हार्डकोर जो नक्सल कमांडर हैं वो भी उसके साथ इस एनकाउंटर में मारे गए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसे अपनी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। लेकिन हिडमा इतना बड़ा नाम क्यों है सुरक्षा बलों के लिए, और हिडमा कौन है, हिडमा आतंक का पर्याय कैसे बना, और हिडमा इतना बड़ा नाम कैसे बना, इसे जानना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हिडमा से पहले जो नक्सल कमांडर मारे गए, बताया जाता है वो उससे भी बड़े कमांडर थे। बताया यह भी जाता है कि कई ऐसे कमांडरों ने सरेंडर किया जिन्होंने हिडमा और हिडमा से तमाम कमांडरों को तैयार किया, लेकिन उनका मारा जाना या उनका सरेंडर करना इतनी बड़ी खबर नहीं बनता। लेकिन हिडमा का मारा जाना आखिर इतनी बड़ी खबर क्यों बनता है, तमाम सवालों के जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आईएनएच के नेशनल ब्यूरो हेड शैलेश पांडे जी, नक्सल मामलों के बेहद जानकार हैं और काफी लंबे समय तक नक्सल मामलों को कवर करते रहे हैं। शैलेश जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिडमा का मारा जाना आज इतनी बड़ी खबर क्यों है। शैलेश जी, ये जो एनकाउंटर हुआ है, इसने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के पुलिस बल का हौसले बुलंद किए हैं, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बल और आसपास के सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद करती हैं। खुद अभी छत्तीसगढ़ के जो आईजी हैं पी सुंदरराज, उन्होंने खुद इस बात को डिक्लेयर किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हिडमा का मारा जाना ये बहुत बड़ी खबर है, हिडमा का मारा जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आखिर क्यों हिडमा का मारा जाना इतनी बड़ी खबर क्यों? देखिए, अगर हम नक्सल जो संगठन की अगर ओवरऑल बात करें, नक्सल संगठन में सबसे बड़ा मायने ये रखता है कि उनका थिंक टैंक क्या है, उनको जो संचालित करते हैं, जो तमाम जो प्लान बनते हैं, अटैक के प्लान बनते हैं, वो कौन बनाता है, उसमें सफलता कितनी मिलती है। तो अगर हिडमा का हम रेट देखें तो हिडमा का जो सफलता का जो रेट है, परसेंटेज है, वो 90% है कि उसने जो तमाम बड़े हमले हैं, दंतेवाड़ा की बात कर लीजिए, रबोर की बात कर लीजिए, रानी बोदली बात कर लीजिए, झीरम की बात कर लीजिए, वो तमाम योजनाएँ वो बनाता है। दूसरी बात, हिडमा के बारे में अगर मैं बताऊँ, हिडमा 12 साल की उम्र में पुअर्ती गांव का रहने वाला है। जगरगुंडा के पास जो धुर नक्सली क्षेत्र माना जाता है बस्तर में, वहां का रहने वाला है। 12 साल की उम्र में ये लड़का नक्सल संगठन में शामिल हो गया था। इसकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल, जो कहने की बात है, जो कॉन्फिडेंस लेवल था इसका हिंसा के लिए, उसको देखते हुए से इतनी जल्दी ऊपर पायदान इसको पहुंचाया गया। ये सीसीएम, पोलित ब्यूरो, तमाम जो बड़े बड़े पदों में रहा। और इसके अलावा जो इसमें स्किल देखी लोगों ने, जो गुस्सा देखा, जो एक आत्मविश्वास देखा नक्सल जो उसके प्रति, संगठन के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति, इसके चलते इसे चाइना में, जापान में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तमाम बड़ी ट्रेनिंग दी गई। गुरिल्ला आर्मी की ट्रेनिंग में इतना ज़्यादा ये होशियार था। इसके अलावा जो नक्सल ऑपरेशन जो होते थे, जिस तरह से ये एम्बुश लगाने में होशियार था, एम्बुश लगा कैसे फंसाया जाए फोर्स को, इसलिए तमाम बड़े हमलों की जो है वो इसको जिम्मेदारी दी गई। उसने सफलतापूर्वक उसे किया और यही वजह है कि सुरक्षा बलों में इसे सबसे खूंखार नक्सली 129 हत्याओं का आरोपी बताया जाता है। ये 129 हत्याएं इसके नाम पे, तो आप समझ सकते हैं। करोड़ों का इनाम इस कमांडर पर घोषित किया था। और खास तौर पे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जब से नक्सल संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, उनके बनने से लेके अब तक शायद 3 या 4 ही जो सेंट्रल कमेटी के महासचिव लेवल के जो उनके लीडर हैं वो मारे गए हैं। इसमें एक नाम सबसे पुराना जो 72 के दशक में 1972 के आसपास था, चारू मजुमदार का। चारू मजुमदार और कानू सान्याल, ये 2 प्रमुख चेहरे थे जिन्होंने नक्सल बाड़ी से इस आंदोलन को शुरू किया था, नक्सलवाद को शुरू किया था। चारू मजुमदार के बाद 1 साल पहले बसव राजू का मारा जाना बहुत बड़ी खबर बना था, क्योंकि वो भी महासचिव था। और अब हिडमा का मारा जाना बड़ी खबर इसलिए बना है क्योंकि ये भी सेंट्रल कमेटी में महासचिव की भूमिका में काम कर रहा था। इसलिए भी आज सारे सुरक्षा बल इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा शैलेश जी, सबसे पहले आप हिडमा का जो बचपन है, आखिरकार वो कौन सा घटनाक्रम था जिसकी वजह से हिडमा बचपन में ही जो है नक्सली संगठन का हिस्सा बन गया था?
देखिए, अगर बस्तर के परिदृश्य में, लेकिन मैं उससे पहले आपको मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। जो चारू मजूमदार, कानू सान्याल और इनके बीच में जो एक नाम आप भूल रहे थे, आज़ाद, झारखंड में मारा गया था, वो भी महासचिव था और लगभग हिड़मा के जैसे ही उसकी ख्याति थी। लेकिन हिड़मा पढ़ा लिखा नहीं है, आज़ाद बेहद पढ़े लिखे हुए थे। जब वो आज़ाद मारा गया था तब भी पूरे देश में सुरक्षा बलों ने और सुरक्षा बलों से जुड़े हुए, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन्होंने काफ़ी खुशियां मनाई थी, क्योंकि आज़ाद जो है वो थिंक टैंक माने जाते थे नक्सल संगठन के लिए, कि नक्सल संगठन किस तरह काम करेगा। और आज़ाद उसकी रणनीति तैयार करते थे और काफ़ी सफल नेता माने गए थे। लेकिन अगर आप हिड़मा की बात जैसे कर रहे हैं, हम पिछली बार उसके गाँव गए थे, वहाँ पर पुअर्ती जगरगुंडा के पास, तो वहाँ से जो हमें पता चला कि पहले जो इससे कारण था बस्तर में, जो आमतौर पर सबका कारण होता है अशिक्षा और गरीबी। बस्तर में जो इसका गांव है, मुश्किल से वहाँ पर 40 जो घर है, इसकी बस्ती जो है पुअर्ती, वहाँ पर ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। सालों तक ये अंधेरे में रहते थे, झिरिया का पानी पीते थे। इन्होंने कभी बिजली की तार नहीं देखी, कभी हैंडपम्प नहीं देखा, कभी लाइट नहीं देखी, कभी रेडियो नहीं देखा। तो ऐसे लोगों को बरगलाना, ऐसे इनका ब्रेन वॉश करना नक्सलियों के लिए जो है वो बेहद आसान होता है। नक्सल, अगर हम देखें, जो छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सली हैं, उनको अगर जो है वो जो नक्सल के लिए तैयार करने का जो जिम्मा है था, वो तेलंगाना के लोगों ने किया है। तेलंगाना क्योंकि वहाँ पर पास पड़ता है, भाषा भी कुछ मिलती जुलती है, रहन सहन भी जो है, वहाँ जो आसपास के जो लगा हुआ इलाका है, बस्तर से जो खम्मम है, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना जो है, वहाँ पर इसलिए बहुत जल्दी उनके संपर्क में आ जाते थे। और इनको चूँकि इनके पास गरीबी है, उसके लिए सरकार को दोषी ठहराना, सामंतवाद को दोषी ठहराना, पूंजीवाद को दोषी ठहराना कि इन लोगों ने तुम्हारा शोषण किया है, इन लोगों ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया है, इन लोगों ने तुम्हारी ज़मीन छीन ली है, ऐसे भड़का कर, ब्रेन वॉश कर कर इन्हें तैयार करना बेहद आसान होता है। और ऐसे कुछ युवा होते हैं जो उनका आत्मविश्वास, उनका आत्मबल इतना ज़्यादा होता है। तो माड़वी हिड़मा की अगर हम बात करें, 12 साल की जब इसकी उम्र थी तो ये उनके संपर्क में आया, दलम में गया, उसके बाद संगम सदस्य बना। उनकी नीतियों के प्रति इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से काम करने लगा उनकी नीतियों के लिए, कि उन्हें यकीन हो गया कि ये लड़का आगे चलकर जो है हमारे लिए एक आत्मघाती बम तैयार होगा, एक जो है इतना मजबूत मिसाइल तैयार होगा। इसलिए उसको इतना पकाया गया नक्सलियों के द्वारा ताकि ये इतना खूंखार बन सके। और चूंकि इसका विश्वास बहुत ज़्यादा था नक्सलवाद के प्रति, गुस्सा बहुत ज़्यादा था साम्राज्यवाद के प्रति, सरकार के प्रति, पूंजीवाद के प्रति, सामंतवाद के प्रति, उस गुस्से को इसने जो है वो ऑपरेशन में बदला और हत्या पे हत्याएं करते गए। और यही वजह है कि नक्सलियों की आंख का तारा बना रहा है। चाहूंगा शैलेश मंडल, हमारे दर्शकों की जानकारी के द्वारा 129 हत्याओं का ये आरोपी था। वो कौन कौन से बड़े घटनाक्रम थे, वो कौन कौन से बड़े हत्याकांड थे जो इस माड़वी हिड़मा ने अंजाम दिए? देखिए, माड़वी हिड़मा के द्वारा अंजाम दिए गए, अगर मैं बड़े जो है घटनाक्रम की बात करूं तो एर्राबोर की बात करें, 52 वहाँ पर जो है सुरक्षा बल मारे गए थे, जो हैं पुलिस वाले मारे गए थे। रानी बोदली की बात करूं, 72 लोग मारे गए थे। दंतेवाड़ा में 52 लोग मारे गए थे। चिंतलनार में 24 लोग मारे गए थे। झीरम घाटी में कांग्रेस के शीर्ष लीडर, कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला समेत 29 लोग मारे गए थे। मदनवाड़ा की बात करूं, एसपी वीके चौबे समेत जो हैं 29 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके अलावा मैं जो है वो रानी बोदली की बात कर लूँ, एर्राबोर तर्रेम की बात कर लूँ, चिंतलनार की बात कर लूँ, ऐसे तमाम बड़ी बड़ी हत्याएं, किसी में भी 50 से कम लोग मारे नहीं गए। ये तमाम हत्याओं का आरोपी दंतेवाड़ा के भाजपा के विधायक भीमा मंडावी की कार जो है वो ब्लास्ट से उड़ा दी गई थी। वो इसी के गांव जा रहे थे। 2 बार वहां के जो भाजपा विधायक हैं महेश गागड़ा, उनके ऊपर हमला किया गया। इसके अलावा जो है तमाम बड़े लोगों को निशाना बनाया गया, कई सुरक्षा बलों को। आप सोचिए ना, रानी बोदली घटना क्या थी। वहाँ पर कैंप में 72 पुलिस वाले सो रहे थे। रात को 3 बजे अचानक हमला होता है, पेट्रोल बम से जो है चारों तरफ हमला किया जाता है, पूरी भवन बिल्डिंग में आग लग जाती है। जब जवान जो है आधी नींद में, 3 बजे आधी नींद में जब उठकर भागने की कोशिश करते हैं तो बाहर से उनके ऊपर चारों तरफ से गोलियों की बौछार होती है, इसलिए वो अंदर फंस जाते हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे सुबह तो नज़ारा देखा तो वहाँ पर जो है किसी को भी पहचान पाने लायक नहीं थे और वो लकड़ियों की तरह जले हुए, काले कोयले की तरह जले हुए मिले थे हमें। चिंतलनार में इसी तरह 52 पुलिसकर्मियों को भून दिया गया था एक कैंप के अंदर। इतना ब्रूटल तरीके से मारे जाने, ब्रूटल तरीके से मारने का यह संदेश होता था कि वो डर फैलाना। कुछ हिड़मा के जो कारनामे थे वो सिर्फ ये नहीं था कि उसने किसी घटनाक्रम को अंजाम दिया, वो अपने घटनाक्रमों के जरिए सुरक्षा बलों में खौफ पैदा करने की कोशिश करता था। वो लोगों में अपना खौफ बनाने की कोशिश करता था और वो कोशिश करता था कि सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि जो नक्सली हैं वो कितने मजबूत हैं। शैलेश जी, बिल्कुल, सबसे बड़ी ये देखिए, हत्याएं तो गोली मारकर भी सीधे तरह की जा सकती है, लेकिन नक्सली जब हत्या करते हैं तो देखिए कुल्हाड़ी से, तीरों से, डंडे से पीट कर जन अदालत वहाँ पे लगाई जाती है गांव वालों के सामने। वहाँ पे कोई सरकार नहीं होती, कोई अदालत नहीं होती, कोई पंचायत नहीं होती। नक्सली वहाँ पर सुनवाई करते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। जैसे किसी के ऊपर आरोप है, सरपंच के ऊपर, कि उसने जो है गाँव के विकास की जो है पैसा खा गया या किसी की ज़मीन हड़प ली,
तो वहाँ पे के लिए मुखबिरी कर दी। बिल्कुल, तो वहाँ पर जो है वो सामने जो पक्ष होता है वो आरोप लगाता है उसके ऊपर, फिर उसके बाद उसका पक्ष सुना जाता है कि भैया तुम्हारे ऊपर ये आरोप है। उसके बाद अगर वो संतुष्ट नहीं हुए, गांव वालों ने अगर गवाही दे दी कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसने ज़मीन हड़पी है या भ्रष्टाचार किया है हमारे पैसे का, वहीं पर डंडे से कुल्हाड़ी से पीट पीट कर मारा जाता है जब तक वो मर न जाए। कई बार ये खेल 1 घंटे तक चलता है, 1 घंटे तक तड़पा तड़पा कर मारा जाता है ताकि खौफ उनका बने रहे। पूरी जन अदालत लगा के और लोगों को 1000, 2000, 3000 लोगों की भीड़ रहती है, महिलाएं रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके बीच में पीट पीट कर मारा जाता है ताकि न केवल फोर्स में बल्कि गांव वालों में भी एक खौफ रहे, कोई उनके खिलाफ आवाज़ न उठा सके। लगभग तरीका कुछ इस्लामिक जो आतंकवादी अपनाते हैं, ये तरीका वही है कि पूरी भीड़ को इकट्ठा किया। आपने बिल्कुल। अफगानिस्तान में, सीरिया में इस तरह की चीजें देखी होंगी कि लोगों को इकट्ठा करो, उनके सामने ब्रूटल तरीके से किसी को मारा जाए और उसका मैसेज, उसका खौफ, उसका डर जो है वो लंबे समय तक और बहुत बड़ी संख्या में फैले, ये इन लोगों का मकसद हुआ करता था। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये बनता है कि हिडमा अपने आप को इतना रहस्यमयी कैसे बनाए? क्योंकि हिडमा की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लिट्टे का प्रभाकरण भी याद आता है, कहीं ना कहीं चंदन तस्कर वीरप्पन भी याद आता है, क्योंकि इन लोगों की जो कार्यशैली थी और हिडमा की जो कार्यशैली थी बहुत कुछ मिलती जुलती थी। तो क्या हिडमा वीरप्पन से, क्या हिडमा लिट्टे के जो चीफ था प्रभाकरण से बहुत प्रभावित था? क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, किसी का फोटो, किसी का वीडियो कुछ नहीं छिपता है, लेकिन हिडमा के लिए देखिए सिर्फ 2 फोटो है, उसकी जवानी का और दूसरा अभी 1 साल पहले जो जारी हुआ है, इसके अलावा और कोई फोटो सुरक्षा बलों पर था ही नहीं। उसकी पहचान कैसे हो कि यही हिडमा है? तो आखिर हिडमा ने अपने आप को इतना रहस्यमयी कैसे बनाया? देखिए ये हिडमा की ट्रेनिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एक तो उस लड़के में, जैसे हम उससे गांव भी गए थे तो उसके जो भाई हैं वहाँ पर, उसके रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने ही बताया कि वो लड़का शुरू से एक आत्मविश्वासी लड़का था। वो किसी भी चीज़ के प्रति जो टूट के करता था, जैसे उसने गांव वालों से अपनी माँ के लिए लड़ाई मोल ली थी तो उसने गांव वालों को, मतलब इतना ज़्यादा भयभीत थे गांव वाले उसके कारनामों से, तो इसीलिए वो नक्सलियों की नज़र में आया 12 साल की बहुत कच्ची उम्र में। तो सबसे बड़ी बात क्या थी? उसकी ट्रेनिंग थी। जब नक्सल संगठन के शीर्ष लीडर ने देखा कि इसके प्रति आत्मविश्वास, गजब का आत्मविश्वास है, ये हत्याएं करने से, किसी भी अपराध को करने से डरता नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, गुस्सा। वहाँ के लोग क्या करते हैं? गुस्सा दिलाते हैं कि सरकार ने आपका शोषण किया है, सरकार ने आपकी ज़मीन दी है, ज़मीन छीन ली है, सरकार ने आपकी नौकरी छीन ली है, सरकार ने आपका जो है पढ़ने नहीं दिया, सरकार ने आपका शोषण किया, कुछ नहीं दिया आपको, वो सब लोग आपका पैसा खा रहे हैं। ये जब गुस्सा भरते जाता है कि हमारे हक का पैसा सरकार खा रहे हैं, नेता खा रहे हैं, पूंजीपति खा रहे हैं, वो गुस्सा निकलता है अपराध में। तो जब इसका उन्होंने आत्मविश्वास देखा तो उन्हें इसे सबसे पहले चाइना भेजा वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प खबर है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहने वाला एक नक्सल कैडर उसको ट्रेनिंग के लिए चाइना कैसे भेजते होंगे, क्या तरीका अपनाते होंगे? देखिए वहाँ पर जो मैं आपका अगर नेटवर्क बताऊँ तो इनका नेटवर्क केवल सड़क मार्ग नहीं है, इनका नेटवर्क जो है जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं उन सब से हैं। जब 100 वहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस हुआ था मार्क्सवाद का, तो वहाँ पर न केवल चाइना से बल्कि तमाम जो जितने भी कम्युनिस्ट देश है वहाँ से भी लोग आए थे। वहाँ पर बाकायदा हेलीपैड है, वहाँ पर रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, वहाँ पर जो है वो करीबन 2000 से 3000 विदेशी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये नक्सलवाद का बहुत बड़ा जो है नेक्सस है। बड़ा आश्चर्य है कि कैसे हो जाता है, सुरक्षा बल, हमारी एजेंसियाँ, ये सब क्या देखते? देखिए कई लूप होल होते हैं इनमें, कई लूप होल, कई पुलिस वाले डर के मारे, कई पुलिस वाले रिश्वत लेकर जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ये इतने घने जंगल में हैं, आपको बता दूं 1500 स्क्वायर किलोमीटर का डेंस फॉरेस्ट है और छत्तीसगढ़ इतना मुफीद इलाका है। छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है बस्तर का, वो 5 राज्यों से मिलता है। अगर छत्तीसगढ़ में दबाव पड़ा उनको मूवमेंट करने के लिए, वो सीधा सीधा जंगल के रास्ते वो जो है आंध्रा निकल जाएंगे। अगर इधर से दबाव पड़ा वो महाराष्ट्र चले जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे, झारखंड चले जाएंगे, यूपी लगा हुआ है हमारे से, ठीक है। अगर वहाँ से पड़ा तो वो छत्तीसगढ़ आ जाएंगे। तो ये बड़ा मुफीद जगह है जो बस्तर है, क्योंकि यहाँ से 6 राज्यों की सीमा मिलती है। और इसके बीच में पहले जो है प्रॉब्लम क्या आती थी, अगर वो छत्तीसगढ़ की पुलिस उन पर दबाव डाल रही है, वो आंध्रा की सीमा में घुस गए, छत्तीसगढ़ पुलिस वहाँ घुस नहीं सकती, वहाँ जाके ऑपरेशन नहीं कर सकती, तो इसलिए वो बच जाते थे। आंध्रा की सीमा में अगर दबाव पड़ा तो वो छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र घुस गए, वहाँ की पुलिस यहाँ एंटर नहीं करेगी। लेकिन जब से यूनिफाइड कमांड की स्थापना हुई है, जो सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों के तमाम अधिकारियों, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक कमांड बनाई गई है कोऑर्डिनेशन के लिए, कि वो किसी भी स्टेट में जाकर किसी की भी मदद लेकर जो है वो एक दूसरे की मदद करके ये ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन चलाएंगे। आज भी देखिए आप जो ऑपरेशन चला है वो सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ के जो सीमा में तैनात थे और ग्रे हाउंड जो स्पेशल नक्सलियों के लिए बनाई गई है आंध्रा में, उन दोनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया। तो जब से ये जॉइंट ऑपरेशन चलने लगे हैं, एक दूसरे की सीमा में उनको खुली छूट दे दी गई है ऑपरेशन करने की, तब से नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि हिडमा को जो आपने बताया उसकी ट्रेनिंग इस तरह से मिली। गुरिल्ला आर्मी ट्रेनिंग क्या होती है?
गुरिल्ला आर्मी की ट्रेनिंग ये होती है कि अगर आपको लगातार 10 दिन तक पानी ना मिले, भोजन ना मिले, तो आप सांप खाकर वहाँ पर, केकड़ा खाकर वहाँ पर, नेवला खाकर वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। आपको अगर वहाँ पर जो है अगर तबीयत खराब हुई, कुछ काट लिया, आपको जहरीले जो हैं, तो वहाँ पर तमाम औषधियों की जानकारी दी जाती है कि इसके पत्ते रगड़ने से आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे सोना है आपको, ऐसे कैंप बनाना है, ऐसे आपको मचान बनाना है, पुलिस हमला करे तो कैसे आपको छिपना है, बंकर कैसे बनाने हैं। ये गुरिल्ला आर्मी की ट्रेनिंग होती है। गुरिल्ला आर्मी जिसके पास ट्रेनिंग है वो इस तरह के हमलों से बच निकलना उसके लिए बहुत ही सिंपल होता है। इसलिए सुरक्षा बलों को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि हाईली ट्रेंड था वो गुरिल्ला आर्मी में, ये माड़वी हिड़मा। इसी यही वजह है कि अभी तक जो है वो बचते रहा। दूसरी बात क्या है, मैंने जैसे बताया कि वो शुरू से परिपक्व दिमाग का था। जो अपरिपक्व होते हैं वो अक्सर लोगों की नज़र में आ जाते हैं, या फिर जो है वो मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, या फिर ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। हिड़मा बेहद परिपक्व था, क्योंकि शुरू से वो नक्सल 12 साल की उम्र से नक्सल संगठन में था। करीबन जो है वो 35 साल से नक्सलियों के साथ है। तो ये सब स्वाभाविक है। सारे गुरिल्ला आर्मी के और सारे जो है ट्रेंड जानता था कि उसकी फ़ोटो नहीं आनी चाहिए, ताकि राह चलते अगर वो कहीं पर जाकर अगर अज्ञात में है, वहाँ पे फरारी भी काट रहा है, तो कोई उसे पहचान न सके। इसीलिए वो तमाम चीज़ें वो सीख चुका था। उसकी ट्रेनिंग ऐसे हुई थी चाइना में, फिर उसके बाद जापान में, उसकी 2 बाहर कंट्रियों में जो है बेहद मुश्किल ट्रेनिंग हुई है। आश्चर्य है कि हिडमा जो है इस तरह खुखार नक्सली चाइना भी ट्रेनिंग लेने जाता है, जापान भी ट्रेनिंग लेने जाता है, तो हमारी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही होती हैं कि कैसे वो हमारी कंट्री से बाहर जाके ट्रेनिंग भी ले आता है, वापस भी आता है, फिर जंगलों में चला जाता है, फिर अपना मूवमेंट करता है। यहाँ एक पॉलिटिकल सवाल भी बनता है इस एनकाउंटर को लेकर जी, कि कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा करेगुट्टा की पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर है जी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का बॉर्डर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी की। जिस समय करेगुट्टा की पहाड़ी पे ऑपरेशन चल रहा था, सबसे बड़ा ऑपरेशन था, हेलीकॉप्टर, बीएसएफ, सीआरपीएफ और दोनों राज्यों के जो सुरक्षा बल वो लगे हुए थे। बावजूद इसके ये हिडमा, देवा, दामोदर तमाम लोग भागने में कामयाब होते हैं। और उसी दौरान आपने देखा होगा कि तेलंगाना की तरफ से कुछ लोग इनके सरेंडर की बातें करना शुरू कर देते हैं, माहौल बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। लेकिन आज जो ये ऑपरेशन हुआ है, जैसा कि इतनी सुंदर आज जो आईजी हैं बस्तर, उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और आंध्रा में बीजेपी की सहयोगी, एनडीए की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, उनकी सरकार है। और ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश की सीमा के अंदर हुआ है। और थोड़ी देर में आंध्र प्रदेश की पुलिस भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देगी। तो कहीं ना कहीं सर जी, आपको लगता है कि जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सरकार, वहां इनको निकल भागने में सफलता मिलती है, और जहां बीजेपी वर्सेस बीजेपी, या मतलब बीजेपी ही शासित राज्य है या फिर बीजेपी उसके सहयोगी दलों की सरकार है, वहां कहीं ना कहीं सफलता इनको मिली है। इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी जो तमाम सफलताएं मिल रही है, देखिए पिछले 4.5 दशकों से अगर हम देखें 2004 के आसपास से जो है यहाँ पर वो नक्सलवाद जो है चरम पर था। लेकिन उसके पहले भी जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संयुक्त राज्य हुआ करता तब भी था। पॉलिटिकल विल की आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल विल नहीं था जी। ये राजनीतिक समस्या तो आती ही है। उस समय भी अगर हम बात करें, आप करेगुट्टा पहाड़ की अगर बात करें, करीबन 340 किलोमीटर फैला हुआ है करेगुट्टा पहाड़, और इतना ज़्यादा दुर्गम है, इतना ज़्यादा दुर्गम है कि वहाँ पर जो है सुरक्षा बल केवल 70 किलोमीटर का फासला तय कर पाया है, वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से। जगह जगह पर वहाँ पर जो आईडी लगे हुए हैं, आप पैर रखते हैं ब्लास्ट हो जाता है। आप उनकी टेक्निक नहीं जानते कि कहाँ पर रखा हुआ है। वो एक पतली सी तार या एक छोटी सी लाल रंग के निशान से समझ जाते हैं यहाँ पर आईडी लगा हुआ है, लेकिन आप नहीं जानते। वो पतले से निशान को आप नहीं देख पाते, पतली सी तार को आप देख नहीं पाते कि आईडी वहाँ पर लगी हुई है, इसलिए ये वहाँ पर भाग निकलने काम आए हुए। दूसरी बात, तेलंगाना कमेटी हमेशा से बचाव करती रही है इनका। सरेंडर को लेकर जब 2 बातें हुई तब भी उन्होंने कहा कि सरेंडर जो जिन्होंने किया वो गद्दार हैं, वो गलत किया उन्होंने, सरेंडर के वो खिलाफ रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना से ही छत्तीसगढ़ में माइग्रेट होकर नक्सलवाद आया, तेलंगाना से ही आया। तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल विल पावर की आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल विल पावर नहीं था। हाँ, सुरक्षा बलों को लेकर जरूर एक तो पॉलिटिकल जो है यूनिफाइड कमांड जो है वो हमेशा से एक साथ रहा है, और जो जॉइंट ऑपरेशन जो चल रहा है उसके चलते बहुत ज़्यादा सफलता मिली। लेकिन करेगुट्टा पहाड़ को घेर पाना इतना आसान नहीं था। जैसे मैंने बताया ना, 340 किलोमीटर का बेहद भयावह एरिया, दुर्गम, जहाँ पर जो है बड़े बड़े मच्छर, बड़े बड़े जो है सुरंगें, वहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक सुरंग मिली थी जिसमें उसमें नक्सली वहाँ पर आके रहते थे, ऐसा कहा जाता था। लेकिन वहाँ पर गांव वाले भी कहते हैं कि वो भी, हम भी जाते थे वहाँ, बेहद दुरूह टाइप का जो है वहाँ पर, इसलिए सुरक्षा बलों को वो कामयाबी नहीं मिल पाई थी। रही बात तेलंगाना कमेटी की, तेलंगाना कमेटी ने कुछ दिनों पहले वार्ता की भी बात कही थी। इसके अलावा स्टैंड होने की बात है, जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, डीआरजी जब से वहाँ पे हावी हुई है, सुरक्षा बल हावी हुई है, 4 अलग अलग जो भागों में बढ़ गई थी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, रमेश जो है, जो भी सीसीएम मेंबर था, उसने अपने 90 साथियों के साथ सरेंडर किया था। तो उसने सबसे अपील की थी
कि भाई अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तब भी तेलंगाना कमेटी ने इसका विरोध किया था और यही वजह है कि हिडमा जो है उनकी बातों में आकर जो है वो समर्पण नहीं किया। कुछ दिनों पहले गृहमंत्री भी गए थे वहाँ पर, उन्होंने भी कहा था कि बेटा अब आ जाओ, बहुत हो चुका। अगर वो अपनी माँ की भी बात मान लेता तो भी शायद आज बच जाता वो। लेकिन तेलंगाना कमेटी के प्रभाव में आकर, जिसके प्रभाव में शुरू से रहा है वो, क्योंकि तेलंगाना कमेटी उस समय हावी थी जब नक्सलवाद जन्म ले रहा था छत्तीसगढ़ में। माना भी जाता है कि नक्सल संगठन में जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जिनका दिमाग चलता है, बिल्कुल, वो बेसिकली तेलुगु भाषी तेलंगाना और आंध्रा के तमाम लीडर अभी तक आंध्र के ही रहे, चाहे पापा राव की बात कर लो, गजपति की बात करो, चलपति की बात कर लो, वेंकट राव की बात कर लो, सुधाकर राव की बात कर लो, भास्कर राव की बात कर लो, मालती की बात कर लो, ये तमाम लोग जो है अभी तक कमांड करते थे नक्सलवाद को ही। वो एक अकेला हिडमा छत्तीसगढ़ी लीडर था जिसको इतना बिल्कुल ऊंचा दर्जा जो है नक्सल संगठन में मिला, महासचिव बनाया, सेंट्रल कमेटी के मेंबर बनाया। ऐसे किसी को कोई छत्तीसगढ़ी जो कैडर था वो बेसिकली ग्राउंड वर्कर था, बिल्कुल मरने के लिए छोड़ देते थे एनकाउंटर में, और जो दिमाग चलाने वाले थे वो तेलंगाना में जाके, आंध्र प्रदेश में जाके छुप जाते थे और बच निकलते थे और फिर अपना नया ऑपरेशन, नया चीज। ये होता भी था। जब भी कोई ऑपरेशन होता था तो क्या करते थे, ये जो लड़ाके हैं, पीएलजी के लड़ाके, जो छोटे आदिवासी बच्चे हैं, उनको आगे कर दिया जाता था। अगर फोर्स भारी पड़ी तो पीछे जो लीडर रहते थे वो पीछे के पीछे भाग जाते थे। जब तक ये लड़ाई लेते थे, उनको कवर फायर देते थे, वो पीछे के पीछे भाग जाते थे अक्सर, क्योंकि जंगल इतना बड़ा है। इनके पास ट्रेनिंग होती थी, रसद लेकर, जैसे जवानों को रसद लेकर 50-50 किलोमीटर पहाड़ में चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि एक दिन में ये 100-100 किलोमीटर चल जाते हैं, चाहे कैसी भी पहाड़ी हो, कैसी भी नदी हो, कैसे भी दुर्गम इलाका हो। इनको पास खाने के लिए जो है वो बताएं, जैसे कि मैंने कोई भी जानवर मिले उसको खाने की ट्रेनिंग रहती है, नदी का पानी पी लिए, झीरिया का पानी पी लिए, पत्तियाँ रगड़ कर अपना इलाज कर लिए, जहाँ डाला वहीं पर कैंप लगाकर सो गए। ऐसे करके इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसका फ़ायदा इनको मिलता है। और यही वजह है कि अभी तक तेलंगाना के जो बड़े नेता वो पीछे रहते थे, बस्तर के जो भोले भाले आदिवासी बच्चे उनको आगे करते थे। अगर वो मरे तो ये पीछे भाग गए, अगर वो अब सफल हो गए तो अपना श्रेय ले लिए। एक सवाल बनता है शैलेश जी, कुछ दिन पहले जैसा भी आपने जिक्र किया कि हिडमा की माँ और देवा की माँ की वीडियो संदेश डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जारी करवाया कि कृपा करके जो है वापस मुख्य धारा में आ जाइए, आपको मौका दिया जाएगा मुख्य धारा में आने के लिए। लेकिन आपने बोला कि वो तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रभाव में था और वो नहीं आया। आज वो एनकाउंटर में मारा जाता है, ना सिर्फ हिडमा मारा जाता है बल्कि उसकी पत्नी और 6 और हार्डकोर नक्सली मारे जाते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि जो नीचे का जो कैडर है, क्या हिडमा के मारे जाने से जो छत्तीसगढ़ी कैडर है, जो आदिवासियों का, जो यहाँ के स्टेट के आदिवासियों का कैडर है, क्या वो सरेंडर करेगा? क्या उनके वापस आने की कुछ चांसेस बनेंगे? देखिए, परिस्थितियों में बदलाव आया है। पहले परिस्थितियाँ ये थी कि वहाँ पे बस्तर में जो है बिल्कुल अशिक्षा थी और किसी भी तरह से जागरूकता का अभाव था। तो उन्हें लगता था जब नक्सली बोल रहे हैं कि तुम्हारी सरकारों ने शोषण किया, उद्योग आएंगे तो तुम्हारा शोषण होगा, तुम्हारी ज़मीनें छीन ली जाएगी, ये बड़े जो उद्योगपति आएंगे वो तुम्हारा शोषण करेंगे, तो उनके प्रभाव में आकर वो उनकी बातों में आकर ये तमाम लड़ाई लड़ते थे। पिछले 1 दशक से अगर आप देखें, खुद नक्सली जो आदिवासी जो हैं वो नक्सलवाद के खिलाफ हो चुके हैं, हिंसा के खिलाफ हो चुके हैं। जगह जगह पद यात्राएँ निकल रही है, अपने बच्चों से वो अपील कर रहे हैं, अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो है नक्सलवाद छोड़ दिया जाए। और जो वहाँ पर उन्होंने देखा, 3 क्या जगह, अगर आप तेलंगाना का उदाहरण लें, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में आया, जो आंध्र से ही छत्तीसगढ़ में आया नक्सलवाद। लेकिन आंध्र में जब वाईएसआर रेड्डी की सरकार बनी, वहाँ पर उन्होंने नक्सलवाद के क्षेत्र में, जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इसके लिए इतना ज़्यादा काम किया कि उन लोगों को लगने लगा कि यार हम तो बिना मतलब से ही सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपना विकास रोक के बैठे। यही स्थिति बस्तर में हम, जब से वहाँ पर जो है तमाम मोबाइल टावर लगने शुरू हुए, जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो बननी शुरू हो गई, वहाँ पर स्कूल बनने शुरू हो गए, नियत नीलनार के तहत गांव बनने शुरू हो गए, तब से उनमें जो जागरूकता का अभाव आया, नहीं यार विकास तो ये होता है, हम तो फालतू में इनका विरोध कर रहे थे। तब से जो है वहाँ पर वो खुद ही 2 भागों में बढ़ गए आदिवासी। एक भाग वो है जो नक्सलवाद जो है उनकी विचारधारा का समर्थन करता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा भाग वो है जो कि इनके खिलाफ है, इनसे जो है छुटकारा पाना चाहता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने डीआरजी में शामिल होकर जो है इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि डीआरजी में उन्हीं के, अगर एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ लड़ रहा है तो निश्चित सफलता मिले, उसके पता है कि उसके भाई क्या सोचता है, उसका भाई कहाँ छुप सकता है, उसका भाई क्या चाहता है। इसी में प्रभाव में आकर जो है 1900 लोगों ने, 1900 नक्सलियों ने समर्पण किया है, और जिन्होंने नहीं किया करीबन 600 के आसपास वो मारे भी गए हैं। बीते 1 साल में छत्तीसगढ़ से लगे हुए तमाम राज्यों में बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर हुए। जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि हिडमा से पहले आजाद से पहले बसवराजू, ये बहुत बड़े लीडर थे, महासचिव रैंक के लोग थे और मास्टरमाइंड थे, और आज ही मारे जा चुके हैं। अब हिडमा के बाद नक्सल संगठन में कोई इतना बड़ा लीडर बचा नहीं है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में बचे हुए जो नक्सली हैं, क्या वो सरेंडर की राह चुनते हैं, या फिर इनके बीच में कोई नया हिडमा पैदा होता है, कोई नया आजाद पैदा होता है, कोई नया बसवराजू
खड़ा होता है इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाला वक्त बताएगा। शैलेश जी, आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को पूरे मूवमेंट की जानकारी दी, कैसे ये संगठन खड़ा हुआ, कैसे हिडमा खड़ा हुआ, काफ़ी कुछ आपने हमारे दर्शकों को उससे रूबरू कराया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर आज के लिए सबसे बड़ी खबर अगर है तो वो हिडमा के एनकाउंटर की खबर है। हिडमा का मारा जाना नक्सल संगठनों के लिए बहुत बड़ा झटका है और बहुत बड़ी खबर बनती है यहाँ की सुरक्षा बलों के लिए। देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितने और नक्सल लीडर सरेंडर करते हैं या एनकाउंटर में मारे जाते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।